हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में भी आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम अब साइंस का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम मून इज़ अ या चंद्रमा है एक, चंद्रमा एक प्रकार का क्या है? तो चंद्रमा ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। चंद्रमा उपग्रह है, धरती का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, माइक्रोन या पारसेक। टॉपिक में मापन दूरियां, छोटी दूरी, बड़ी दूरी, प्रकाश वर्ष, सेंटीमीटर, मीटर, यानी कि मापन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो वीडियो पर तो चैनल पर बने रहिए और उस वीडियो को डिटेल में देखिए ताकि मापन से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उन्हें बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या माइक्रोन। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती। प्रकाश वर्ष हमें मालूम है, कोई भी ग्रह या ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। माइक्रोन तो बहुत छोटी इकाई है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी पारसेक। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान कितना होता है? यानी जो चंद्रमा है उसमें मिड डे यानी दोपहर, मान लीजिए हम धरती पे दोपहर कहते हैं मध्य दिन को, तो उस टाइम का तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेच क्या कहलाते? यानी धब्बे जिनको हम कह सकते हैं, उनके प्रकाश मंडल में जो पेच पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वलय, दीप्तपुंज, सूर्य का धब्बा या ब्लैक होल। ये जो टॉपिक हैं वो ब्रह्मांड वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पूरे टॉपिक के डिटेल स्टडी के लिए। तो आप उस वीडियो लेक्चर को जाके देखिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा ब्रह्मांड में कौन से ग्रह हैं, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे, कॉमेट्स, सबके बारे में बनाया है। सभी ग्रहों की दूरी, उनकी घूर्णन सभी ग्रहों की दूरी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगने वाला समय, किसके कितने उपग्रह हैं, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो आपको दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हम, उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्योंकि जो पेच होते हैं उनको हम यदि हम हमारे देसी लैंग्वेज में कहें तो कहा जाएगा धब्बा, तो वो हो जाएगा सूर्य का धब्बा। अगला क्वेश्चन, विषम को बताइए। यानी कि जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से विषम हमें बताना है। विषम कौन सा है? माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष या एंगस्ट्रॉम। तो माइक्रोन, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रॉम ये सभी दूरी को नापने की इकाई है, जबकि मोल किसी पदार्थ की मापक इकाई है कि कितने मोल, जैसे हम बोलते हैं ना कितने किलो, कितने ग्राम, तो कितने मोल उस पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। तो ये सबसे विषम संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? माइक्रोन के द्वारा, फर्मी के द्वारा, एंगस्ट्रॉम के द्वारा या प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो प्रकाश वर्ष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तरंग दैर्घ्य को नापने के लिए बहुत छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है और ये बहुत बड़ी इकाई है और ये ग्रहों और उपग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए यूज़ की जाती है। तो एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है, ये बहुत छोटी इकाई है और तरंग दैर्घ्य को इसके द्वारा ही, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे फिजिक्स के अंदर भी और कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में भी है ये, कि इस प्रकार की लाल रंग की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 0.5, 0.1 इस प्रकार से दिया हुआ होता है। अगला प्रश्न, ताप की एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये भी सब आपको
मापन वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो आप एक बार जाके उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी इकाइयाँ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सेकेंड, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। ये ध्यान रखना है हमें, एसआई इकाई केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय और दूरी। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रकाश वर्ष समय नहीं बताता है। यह जैसे हमने माप लिया कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी या किसी भी ग्रह की ग्रह से दूरी कितनी होगी, वो नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है। माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर और मिलीमीटर। ऊपर हमें एंगस्ट्रॉम दिया हुआ होता है, तो हमें सभी इकाइयाँ मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, फिर उससे छोटी कौन सी होती है, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी के आधार पर हमें निर्णय लेना है वहाँ पर कि सबसे छोटी इकाई इस क्वेश्चन में कौन सी है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर और मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो होती है, यहाँ पर जैसे जो जो इकाइयाँ दी हुई है हम देख लेते हैं, उसके अनुसार ऑप्शंस क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है मिलीमीटर, स्मॉल एम से इसको बताते हैं, ये होता है 10⁻³ मीटर के बराबर। उसके बाद आ जाता है माइक्रोमीटर, जिसे हम म्यू से बताते हैं, इसका ये होता है 10⁻6 मीटर के बराबर। उसके बाद होता है नैनोमीटर, इसे स्मॉल एन से बताते हैं, ये होता है 10⁻9 मीटर। उसके बाद आता है पिकोमीटर, स्मॉल पी से इसे बताते हैं, 10⁻12 मीटर। उसके बाद आता है फेस्टोमीटर, स्मॉल एफ से इसे बताते हैं, 10⁻15 मीटर। फिर आता है एटोमीटर, यानी कि स्मॉल ए बराबर 10⁻18 मीटर। ये मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको सभी इकाइयों का। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें? माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर और मिलीमीटर। तो किलोमीटर तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाएगी, और फर्मी जो होती है, मैंने जितनी भी इकाइयाँ आपको बताई है, मात्रक बताया, उनसे भी और छोटी होती है। फर्मी होता है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, यानी ये फेस्टोमीटर के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर फेस्टोमीटर। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कभी कि फर्मी का यूज़ किसके आकार को नापने के लिए किया जाता है? तो हमें ध्यान रखना है, नाभिक के आकार को नापने के लिए फर्मी यूनिट का उपयोग किया जाता है। किलोमीटर तो बड़ी बड़ी दूरियां हो जाएगा, मिलीमीटर छोटी दूरियों को नापने के लिए। अब बचा है माइक्रोन। माइक्रोन में आपको बता चुकी हूँ, ये हो जाएगा म्यू से, यानी म्यू बराबर 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हो जाएगी हमारी फर्मी, 10⁻15 मीटर, और इसका उपयोग होता है नाभिक के आकार को नापने के लिए। जीवाणु का आकार 1 म्यू है, 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे? ये मैथ्स जैसा क्वेश्चन दे दिया है कि एक जीवाणु का आकार 1 म्यू है, तो 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे? तो हमें सिर्फ आराम से हम इसको निकाल सकते हैं कि एक जीवाणु, एक का आकार कितना हो गया? 1 म्यू। अब हमारे पास में कितना स्पेस आ गया है? 1 मीटर। तो 1 म्यू बराबर कितने मीटर होता है? 1 म्यू बराबर कितने मीटर होता है? 10⁻6 मीटर। तो कितने जीवाणु होंगे? तो इसको माइनस को बस हटा दीजिए, ध्यान रखना है, 10 की घात हो जाएगा हमारा 6 मीटर, क्योंकि ये तो मीटर में कन्वर्ट करके बताया गया था कि, और ये हमने जब मीटर से बराबरी करी तो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही दे दिया गया कि 1 मीटर में कितने होंगे। तो 10⁻6 जीवाणु 1 मीटर लंबाई में उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? H2SO4, HNO3, H3PO4 या H2Cl2O7। तो ओलियम बनाने के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रकार का ऑयल होता है, ओलियम एक प्रकार का ऑयल होता है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है
H2SO, अगर हमसे पूछा जाए कि ओलियम का फॉर्मूला, तो H2SO4 से मिलाकर तो बना रहे, लेकिन इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4.SO3, या फिर हम कह सकते हैं इसमें जो हमें लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होगा, H2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O7S2 ओलियम का फॉर्मूला होता है, यानी कि H2SO4 प्लस SO3, इनको मिलाकर हम बनाएंगे ओलियम। तो या तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं या इनको जोड़ कर आप लिख दीजिए, तो हमें मिलेगा H2O7S2, ये हो जाएगा ओलियम का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित है? बॉयल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गै-लुसाक का नियम या चार्ल्स का नियम। तो 3 नियम हमें, ये चारों नियम हमने पढ़े हैं, बॉयल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गै-लुसाक का नियम और चार्ल्स का नियम। तो अब यहाँ पर क्या पूछा हमें कि दाब स्थिर रखना है और गैस का निश्चित तापमान रखा है हमने, और उसमें क्या कर रहे हैं, आयतन और ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा और ठंडा करने पर घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बताना, एम्फोटेरिक क्या होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करे या व्यवहार करे। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, कौन है ऐसा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या। सहसंयोजक आबंध क्या होता है? साझेदारी के द्वारा बनाया गया बंध या आबंध कहलाता है सहसंयोजी बंध, यानी कि ये 2 अणु हो गए, 2 परमाणु हो गए, इसे जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये दे दे, या इसे चाहिए तो ये दे दे, यानी दोनों आपस में शेयर कर ले, मिल बांट के एक बंध बना ले, वो कहलाएगा सहसंयोजक बंध। तो प्रोपेन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया हुआ है C3H8, इनसे सबसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो इसमें कितने आबंध है सहसंयोजक बंध, तो गिनिए आप कितने हैं, 1 2 तो कार्बन के बीच में हो गए, अब लाइन से गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आबंध हो गए? 10 आबंध। अगला क्वेश्चन, LPG खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव हैं, यानी जिस गैस पे हम खाना पकाते हैं उस गैस में कौन कौन सी गैसें भरी हुई होती, मेथेन, एथेन, एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन या ब्यूटेन और पेंटेन। तो ये अगर सिर्फ एक नाम दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, पर यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होती है LPG, जिस पे हम खाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है? किसी भी वस्तु को हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे उसका क्या होगा, एरिया या क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा गैसों को वाष्पित होने के लिए उतना ही ज़्यादा स्थान मिलता जाएगा। तो इसका आंसर ढूंढते हैं हम, जिससे कि उनमें सलवटें ना पड़े, उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान हो, उनमें पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जितना ज़्यादा एरिया उनके वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी और कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लुईस अम्ल वे यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन के युग्मों का त्याग करते हैं। तो 2 चीज़ें त्याग करने को बता रही है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर युग्म। तो हमेशा ध्यान रखना, लुईस अम्ल या लुईस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, 2 डॉट इनको कहा जाता है लुईस डॉट, तो ये हमेशा जोड़े में होगी, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। तो लुईस अम्ल क्या होंगे, जो वो ग्रहण करेंगे उन्हें हम कहेंगे, इंग्लिश में इसके एसिड कहते हैं, हम अम्ल को एसिड कहते हैं अम्ल को, तो एसिड इज अ गुड एक्सेप्टर, तो ऐसे ध्यान रखना है, एसिड एक्सेप्टर। तो अम्ल ग्रहण करते हैं किसको, युग्म को। अगला क्वेश्चन, दहन की प्रक्रिया में खालिस्तान गैस का अवशोषण होता है और N2CO2 CO2 O2CO2 N2O2 कौन सी गैस बाहर निकलती है?
तो किसी भी पदार्थ को हम जला रहे हैं तो किस गैस का अवशोषण होगा, यानी उसके अंदर गैस जा रही है। तो बिना ऑक्सीजन की मदद के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। O2 जरूरी है हमें, नहीं तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। इसके लिए हमने छोटी क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि यदि हम मोमबत्ती जलाते हैं और उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा करके रख देते हैं तो कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी ऑक्सीजन थी वो ख़त्म हो जाएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। और जब पदार्थ जलता है तो उसमें से निकलती है CO2 गैस बाहर। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल का क्या कार्य है? बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, मधुरक की तरह, बुनी वस्तु को हल्का तथा परिफलन करने के लिए, परिरक्षक की तरह। तो जब कोई भी पदार्थ को बेक किया जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है। उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट की उपलब्धता होती है तो वो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडा को। निम्नलिखित भोज पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। दिए गए पदार्थों में से किसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है? मक्का, पालक, मसूर की दाल और घी। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो मसूर की दाल होती है, सारी दालें, यानी कि सारी दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मसूर की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? मांस, दूध, अंडे और दालें। तो मांस, दूध और अंडे तीनों चीज़ें हमें एनिमल्स यानी जानवरों से मिलती हैं। सिर्फ दालें हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं। सोयाबीन तथा एवोकेड्स मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के और रेशे के। तो सोयाबीन दालों की ही प्रजाति का है, तो ये और एवोकेड्स ये दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का खालिस्तान है, तना है, जड़ है, फल है और पत्तियां हैं। ये किसका रूप है? तो ये सभी रूट्स यानी जड़ का ही रूप है। निम्नलिखित में से किसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया गया है? बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, सूअर का मांस या कोई नहीं? तो मुर्गी के मांस को लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया गया है। नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, ए और बी दोनों का और विटामिन का। तो जितने भी नट्स होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हम जिनको कहते हैं, काजू, बादाम, इनमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है और वसा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी। निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी, अस्थिभंग होना। यानी यहाँ पर आप देखिए सभी में हड्डी से रिलेटेड बीमारी हो रही है। दांत, हड्डी की कमी, पतला होना, अस्थिभंग होना। तो ये सभी रिकेट्स बीमारी के लक्षण हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। और ये विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी में फ्री में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां, नट, उपरोक्त सभी। यानी रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी किसके द्वारा, यानी यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? को कम करने वाला मुख्य स्रोत यानी कि जो जिससे कि खून की कमी को दूर किया जा सकता है। गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां, नट और उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएगा। गुड़ क्या है? आयरन का अच्छा स्रोत है। हरे पत्तेदार सब्जियां भी है और नट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्रायः किस भाषा में होते हैं? हिंदी में, अरबी में, फ्रेंच में या लैटिन में? तो हिंदी में तो आपने कभी भी नाम नहीं देखे होंगे, तो ये सभी होते हैं लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण स्तर है? परमाणुवीय, आणविक, उत्तक, व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र। अगला परमाणुवीय, आणविक, उपकोशिकीय, कोशिकीय, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, व्यक्तिगत जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र, जीवमंडल, जातियां, वंश, कुल, श्रेणी, संघ और जगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे छोटी इकाई। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या है सबसे छोटी इकाई? परमाणु। फिर परमाणु से मिलकर बना है अणु,
फिर उपकोशिकीय और फिर होएगा कोशिकीय, फिर कोशिका से मिलकर बना है उत्तक, उत्तक से अंग, अंग तंत्र और फिर एक व्यक्तिगत यानी व्यक्ति का निर्माण हुआ। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आम का सही वैज्ञानिक नाम चुनिए। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग हमें ध्यान रखना है। तो जो भी वैज्ञानिक नाम होते हैं उनमें क्या होता है कि हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा होगा, और ये फर्स्ट लेटर जैसे इसका बड़ा है लेकिन फिर इंडिका में भी बड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, ये वाला फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए और इसका सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होना चाहिए। हर जगह लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी जगत में से केवल एक वर्गक प्रकृति में होता है। वंश, वर्ग, कुल और जातियां। तो हमें ध्यान रखना है सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है जाति को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को सभी जगत में से खाली स्थान में रखा गया। जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया है उसमें प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रखा गया है? सभी 5 जगतों में, 4 जगतों में, 3 जगतों में या 1 जगत में? तो प्रोकैरियोट्स को सिर्फ एक ही जगत में रखा गया है, यूकैरियोट्स को रखा गया है ज़्यादा। आवर्तबीजी पौधों के संवहन ऊतक अलग होते हैं अनावर्तबीजी से। किस प्रकार से उनके संवहन ऊतक अलग होते हैं? जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति, फ्लोएम में विकसित चालनी नलिका की उपस्थिति यानी सीव ट्यूब्स, फ्लोएम में कंपेनियन यानी सहचर कोशिकाओं की उपस्थिति, या सभी। तो जो आवर्तबीजी होते हैं उनके जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं यानी संवहन ऊतक होते हैं वो अनावर्तबीजी से पूरी तरह अलग होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें वेसल्स होंगे, जबकि उनमें क्या रहेगा, टिश्यू रहेंगे। इनमें वाहिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाएं होती हैं, जबकि आवर्तबीजी में नहीं होती हैं, और इनके अंदर सहचर कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जलीय जीवधारियों में अधिकतर श्वसन दर तलीय जीवधारियों से अधिक होती है, यानी जो जल में रहते हैं उनकी श्वसन दर अधिक होती है तल पे रहने वाले यानी भूमि पे रहने वालों से। क्यों? क्योंकि वो पानी में रहते हैं। पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरण से, उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें मालूम है पानी में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से, इसलिए उनकी श्वसन दर अधिक होती है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं, जो माता से स्थानांतरित होते हैं, या दोनों से? तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, जैसे XX क्रोमोसोम से और XY क्रोमोसोम से, तो इसका जो निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है ना। अगला क्वेश्चन, एक आदमी बिंदु A से बिंदु B तक 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु B से बिंदु वापस आ जाता है, यानी ये A कोई पॉइंट हो गया आपका और यहाँ से ये B तक जा रहा है, फिर B से वापस आ जाता है, तो इसका विस्थापन कितना होगा? तो दूरी और विस्थापन देखने में हमें एक जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दूरी क्या होगी, जैसे आप यहाँ से गए मान लो 1 किलोमीटर, फिर वापस आए तो 1 और 1 2 किलोमीटर, जबकि विस्थापन क्या होगा, आप जिस जगह उपस्थित है और जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया वहाँ से उस पॉइंट की जो टोटल दूरी होगी उसे कहा जाता है विस्थापन। क्योंकि आप A से चले हैं, B तक गए, B से वापस A पर आ गए, तो आपका विस्थापन तो 0 हो गया। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन देखते हैं हम, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 0, तो आंसर हो जाएगा 0। कार का पथमापी क्या कहलाता है? जो ओडोमीटर लगा होता है कार में उसे क्या कहा जाता है? चाल, दूरी, त्वरण, वेग, तो उसे कहा जाता है दूरी। ओडोमीटर पथमापी हम कार में देखते हैं ना कि हमने 1 किलोमीटर चल लिए, 2 किलोमीटर चल लिए, तो दूरी को नापता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूरी। त्वरण की एसआई इकाई इससे पहले हमने देखी थी, किसकी एसआई इकाई देखी थी हमने? तापमान की। अब देख रहे हैं हम त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड। तो आपको मालूम होगा जो यूनिट होती है हम उसका मापन जो करते हैं, ये मापन वाले चैप्टर में आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप मापन वाले वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर इसे देखिए, वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा। मीटर सेकंड में ही यूनिट को नापा जाता है, मीटर और सेकंड में। तो ये 2 ऑप्शन तो क्रॉस हो जाएंगे, बच्चे कौन से? मीटर सेकंड और मीटर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय,
यदि वेग एक हो तो सिर्फ वेग, और यदि परिवर्तित हो रहा है तो वेग परिवर्तन, यानी छोटा वेग और बड़ा वेग दोनों हम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर वेग का फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है ये सभी। एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। ये हमारा कोई वृत्त हो गया, इसका व्यास है 20 मीटर, इसमें कोई 4 चक्कर लगाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो ये पूछा गया है 4 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट ही। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। क्या होता है परिधि का फॉर्मूला, 2πr। क्योंकि इसका व्यास हमें दिया हुआ है 20 मीटर, तो रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी। तो 2 गुणित पाई गुणित 10, तो 10 दूना 20 पाई। देखिए आंसर दिया है क्या हमें, 40 मीटर, 80 मीटर, 80 पाई मीटर और 0। तो हमने क्या निकाला, 2πr निकाला हमने, 2πr। तो ये 10 दूना 20 एक चक्कर में, और 4 चक्कर लगाने तो 4 का गुणा कर दो, कितना आएगा 80। तो आंसर हो जाएगा 80 पाई। एक स्कूटर 36 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ये उसकी स्पीड हो गई है और ये उस पर लगने वाला त्वरण है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका आंसर दिया है 18 मीटर। ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है। कोई ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थिर ऊर्जा। क्योंकि जो पानी है वो टंकी में एक स्थिति में भरा है, उसमें कोई भी मोशन, उसमें कोई गति हो ही नहीं रही है, उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा आएगी वो आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु जो गति नहीं करती, एक ही स्थान पर रहती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है, जूल, वॉट, किलोवाट या किलोवाट घंटा। तो व्यावसायिक इकाई, वैसे जूल भी इसकी इकाई है, वॉट भी है, किलोवाट भी है और किलोवाट घंटा भी। क्योंकि अगर हमको व्यवसाय करना है तो हमें बड़ी इकाई लेनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य, जैसे अभी हमने विस्थापन और दूरी देखा था वैसे ही क्या होगा, इसमें भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अपरिभाषित। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और एक और पढ़ा हमने उत्प्लावक वाला बल, उसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु द्वारा लगाया गया बल और गुरुत्वाकर्षण बल, उसको धक्का मार रहा है, दोनों जब विरोधी बल आपस में लगते हैं दोनों साइड से, एक इस साइड से लग रहा है और एक इस साइड से, तो दोनों के द्वारा नेट किया गया कार्य कितना हो जाता है, शून्य। तो यहाँ पर भी कुली द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब इसकी चाल है, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है तो वो गति कर रही है और उसकी ऊर्जा कितनी है, 1 जूल है, तो उसकी चाल कितनी होनी है, चाल हमें पता लगानी है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इस सूत्र के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा। 1.4 मीटर पर सेकेंड। दो एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जबकि उनका वेग v और 2v है। दो वस्तुएं हैं, एक का वेग v दे दिया, दूसरी का वेग 2v दे दिया, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात हमसे पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा उनका, 1:4। निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, जूल, अर्ग, न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो बल को नापने की इकाई है, तो ये ऊष्मा के नापने की इकाई नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा और कांच। यानी प्लास्टिक क्या करता है, जिसे करंट को सप्लाई नहीं करता है, ये किसी भी चीज़ को रोकने का कार्य कर रहा है। लकड़ी भी और वैसे ही कांच भी। पर तांबा क्या होगा, तांबा किसी चीज़ को या करंट को रोकता नहीं है, तांबे में से करंट आसानी से पास हो जाता है, इसीलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक आपस में मिलते हैं? 40, 212, 100 और 0। तो 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक आपस में मिलते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं उनमें किस प्रकार की गति आ जाती है? स्थानांतरी गति, कंपन गति, घूर्णन गति। तो सभी प्रकार की गतियाँ आती। जैसे हमने किसी को गर्म किया तो क्या होगा? वो अपनी जगह से हिला तो स्थानांतरण हुआ, धीरे धीरे ऐसे हिलने लगेगा तो कंपन होने लगेगा, हो सकता है वो धीरे धीरे घूमने भी लगे ज़्यादा गर्म करने पर। तो तीनों प्रकार की गतियाँ उसमें आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस पर कार्य करता है? यदि आयतन स्थिर है तो जो हवा को नापने का थर्मामीटर है वो किस आधार पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बॉयल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर या गै-लुसाक के नियम पर? तो ये हो जाएगा गै-लुसाक के नियम पर। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायो, साइंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी परीक्षाओं की तैयारी का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।